हाँ जी, तो आज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की। तो मैं आपको पूरा गवर्नमेंट बजट एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि आखिर है क्या। तो पहली बात तो जो बजट है और गवर्नमेंट दो अलग अलग टर्म है। गवर्नमेंट एक टर्म है, बजट एक टर्म है। गवर्नमेंट मतलब जो सरकार का है, पब्लिक, और बजट मतलब एंटिसिपेटेड। ये टर्म एसोसिएट कर लो कि बजट का मतलब ही एंटिसिपेटेड है। तो यानी कि गवर्नमेंट बजट का मतलब हो गया a written statement, annual statement, a public document, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट है, एनुअल है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर की है ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट में ये सारी बातें आ रही हैं। और फिर बजट है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। एंटीसिपेटेड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को ये बताते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट बजट क्या हुई, एक एनुअल स्टेटमेंट विच शोज ऑल द एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस। बिल्कुल भी ये मत लिखना कि अ स्टेटमेंट शोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू नहीं है, ये है एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बजट है। क्या जरूरत है गवर्नमेंट बजट बनाने की, हमें क्या जरूरत है? हाँ, फ्यूचर में हमें हाउ, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, हमारे पास इनकम सोर्सेस क्या क्या रहेंगे, एंड हाउ रेवेन्यू विल बी अप्लाइड। वो जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे वो रेवेन्यू किस तरह से अप्लाइड होगा, किस तरह से वो रेवेन्यू हम यूज करेंगे। वो दो बातों का सवाल जो है, ये इन दो सवालों का जवाब गवर्नमेंट बजट देता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बजट ये बताता है कि किस तरह से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पहली बात तो जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं, ये हमने कहा ना हाउ रेवेन्यू विल बी अप्लाइड, तो ये अवेलेबल फंड्स किस तरह से एलोकेट होंगे, हमें सर्विस इंडस्ट्री को कितना देना है, प्राइमरी को कितना देना है, सेकेंडरी को कितना देना है, फिर हमें एजुकेशन को कितना देना है, हेल्थ को कितना देना है। ये सब चीजें हम इसमें एलोकेट कर देंगे कि अलग अलग तरह के सेक्टर्स को हम अलग अलग एलोकेशन दे देंगे। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास सरप्लस होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ डेफिसिट होगा, इवन उनकी इनकम इतनी भी नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत सरप्लस है, तो इनसे वो टैक्स के फॉर्म में लेंगे और फिर यहां पे कैसे पहुंचाएंगे, सब्सिडीज की फॉर्म में। तो इस तरह से वो
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करेंगे कि जिनके पास ज्यादा है उनसे लेके वहां भेज देंगे, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम किया। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केयर्स, सो द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू यूटिलाइज that scarce resources in an optimum efficient manner, that is called economizing of resources। ये सारा ज्ञान हमें 11th में मिला था, याद है। अब इसी ज्ञान को यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट यही कर रहा है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, सो दैट पब्लिक प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हों, और क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो सोशल वेलफेयर भी मेंटेन हो, तो सोशल वेलफेयर भी मेंटेन रहे और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो। इसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना, एक बैलेंस बना के रखना कि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और गवर्नमेंट बजट की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें गवर्नमेंट बजट बनाना चाहिए। आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी अपने घरों में भी देखते होंगे, बजट तो हर कोई बनाता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत इनकम है वो बजट नहीं बनाते। जो मिलियनर्स हैं वो भी बजट बनाते हैं कि आखिर हमारी इनकम को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। किसी के पास थोड़ी सी इनकम है वो भी बजट बनाते हैं कि हमें कहाँ कितने खर्च करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि बजट बनाना इसलिए है क्योंकि हमारी इनकम कम है। बजट इसलिए बनाना है क्योंकि जितनी भी इनकम है उसको कहाँ कहाँ हमें डिस्पोज ऑफ करना है वो पता लगे, यूटिलाइज कैसे होगी। तो इसलिए हमें बजट बनाना जरूरी है। तो समझ में आया कि बजट हम क्यों बना रहे हैं और बजट होता क्या है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे चले, कंपोनेंट्स पे आए इसके, जो मेजर थिंग है इस चैप्टर की, ठीक है। ये नोट डाउन करना है, कर लो फटाफट से। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बेसिक टर्म कंपोनेंट्स है, बाकी किसी भी फॉर्म में पूछ लें तो बात एक ही है, ठीक है। बजट रिसिप्ट्स, मेजर कंपोनेंट एक बजट रिसिप्ट्स, एक बजट एक्सपेंडिचर। दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक है बजट रिसिप्ट्स, एक है बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो बजट रिसिप्ट्स है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, जबकि बजट एक्सपेंडिचर भी सेम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दोनों में रेवेन्यू और कैपिटल, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। एक तो ये कि रेवेन्यू हमारा रेगुलर है, रिकरिंग है, जबकि कैपिटल हमारा रिकरिंग नहीं है, इरेगुलर है, नॉन रिकरिंग है। बट जब भी आपको डेफिनेशन लिखने को आएगी तो वो थोड़ी रिकरिंग नॉन रिकरिंग तो आपके डिफरेंशिएशन का एक पॉइंट हो सकता है। बट जब डेफिनेशन लिखते हो
तो हमें क्या फोकस करना है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है, विच ईदर डिक्रीज इन असेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। और सिर्फ इतना भी नहीं लिखना, बच्चे क्या करते हैं, ये रट लेते हैं और ये लिख देते हैं, लेकिन इसमें भी आधा नंबर कट जाता है। क्यों? क्योंकि किसके किसके एसेट्स, किसकी लायबिलिटी, इन एन इकोनॉमी। कैपिटल रिसिप्ट्स, या तो आपके एसेट्स कम हो रहे हैं, यानी कि एसेट्स कम हो रहे हैं तो मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, और अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो वो बोरोइंग्स हो रही हैं। ठीक है, तो अगर असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स हो गई, अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो बोरोइंग्स हो गई। और यहां पर नीदर, यहां पर आएगा नीदर, और ये ही टर्म लिखनी है। बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने भी रिसेंटली टेस्ट चेक किया उनमें क्या गड़बड़ करते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी लिख दो, नीदर ही तो है। तो ऐसे नहीं करना, मतलब नीदर डिक्रीज इन असेट्स ही लिखना है, ऐसे नहीं कि नीदर इंक्रीज। एक्चुअली नीदर का मतलब कुछ भी इंपैक्ट नहीं डाल रहे, तो बच्चे लिख देते हैं नो चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसे नहीं करना, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट नीदर डिक्रीज इन असेट्स नॉर increase in liabilities of an economy। ठीक है, और फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में एक है टैक्स रिसिप्ट्स, एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स में फिर हमारे पास दो आ जाती हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, विच आर पेड एंड द लायबिलिटी, द ओनर्स ऑफ लायबिलिटी एंड द एक्चुअल जो पे कर रहा है, एक्चुअल पेयर आर द सेम पर्सन। मतलब डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी transferred. Direct tax is based on the earning capacity of a person, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, वेल्थ टैक्स हो गया, आपका जो भी ऐसा टैक्स है जो कि एक पर्सन की पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन टू whom ओनर्स ऑफ लायबिलिटी टू पे इज गॉन। जिसके ऊपर ओनर्स है, जिसके ऊपर दारोमदार है, जिसको पे करना चाहिए वही पे कर रहा है। जबकि नॉन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि लायबिलिटी किसी और की है, ओनर्स किसी और पर है और पे कोई और कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी इनकम पे बेस्ड नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझे? तो डायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन इनकम, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन, जैसे कि जीएसटी हो गया। ठीक है, समझ में आया? फिर आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं, कुछ ऐसे रिसिप्ट जो कि टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो रिसिप्ट्स हैं। जैसे कि आप चालान हो जाता है, कोई रेड लाइट क्रॉस करने का चालान हो गया, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो उसकी फीस हो गई, पासपोर्ट फीस हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो भी पेमेंट्स हाउस होल्ड या किसी के थ्रू जा रही हैं गवर्नमेंट के पास, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हो गई। ठीक है, तो समझ में आया? टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। अब हम इधर आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर विच ईदर इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी।
ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट का को नहीं होता, गवर्नमेंट भी तो इकोनॉमी के लिए कर रही है, इसलिए। तो हमारी असेट्स इंक्रीज होंगी तो किस बेसिस पर हो रही है? असेट्स इंक्रीज मतलब हमने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स हो गई। ठीक है, अब रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इधर आ गई, और बोरोइंग्स जब हमने ली तो इधर आ गई। ठीक है ना? इसी तरह से रिवेन्यू में नीदर इंक्रीज इन असेट्स नॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी है, बोनस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, तो ये सब हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गए। जैसे कि जो बोरोइंग्स हैं उस पे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हैं, वो इधर आ गया। अगर हमने किसी को लोन दिया है, दूसरी कंट्री को लोन दिया है, तो वो हमारा क्या होगा? अगर हमने किसी दूसरी कंट्री को अगर लोन दिया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, लोन्स एंड एडवांसेस टू अदर इकोनॉमी। जबकि जो इस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो क्या हो गया? नॉन टैक्स इंटरेस्ट रिसीव्ड। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोई स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की, तो स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन उनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने रोड्स की रिपेयर करवाई तो वो उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अगर कोई वॉर टैंक्स, इसी तरह से अगर उन्होंने मान लो कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज की है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट की रिपेयर्स की तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो इस तरह से हम इन सबको डिवाइड करते हैं। नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बजट। ठीक है, बजट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। तो बजट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर मींस ये बैलेंस्ड बजट है। अगर बजट रिसिप्ट्स आर नॉट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर तो ये अनबैलेंस्ड बजट है। अनबैलेंस्ड बजट में फिर फर्दर दो बातें आ सकती हैं, या तो बजट रिसिप्ट्स ज्यादा होंगी बजट एक्सपेंडिचर से, या बजट रिसिप्ट्स कम होंगी बजट एक्सपेंडिचर से, है ना? तो अगर बजट रिसिप्ट ज्यादा है सरप्लस बजट, लेकिन अगर बजट रिसिप्ट्स कम है तो डेफिसिट बजट। ठीक है, फिर फर्दर डेफिसिट बजट हमारे पास तीन तरह का आता है। एक रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट।
ये पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर पे हम कैसे काम करते हैं, पहले बैलेंस्ड बजट की बात करते हैं। दिखने में तो ये सबसे अच्छा है, जितनी आमदनी है उतना ही खर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सी स्टेट लगती है और ये होती भी है। बट जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हाउस होल्ड के, किसी भी इकोनॉमी में ये पॉसिबल होता नहीं है कि बैलेंस बजट हो। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे सबका ही चलता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि बैलेंस बजट इज ऑलवेज गुड? नो, बैलेंस बजट ये शो कर रहा है कि यू आर स्पेंडिंग व्हाट यू आर अर्निंग, दिस इज अ गुड पार्ट, बट the economy is not doing any effort towards growth. They are not doing any effort for increasing their income, revenue or their expenditure. तो ये बैलेंस बजट का हमारा प्लस एंड माइनस दोनों है, ठीक है। अब आता है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर कम है। ऐसा बजट कब बनाता है गवर्नमेंट? इन्फ्लेशनरी प्रेशर के टाइम। जब किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट हमेशा सरप्लस बजट बनाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हाई टैक्सेस ले लेता है, लो सब्सिडीज कर देता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, जब भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर होंगे इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट बनाएगा, रिसिप्ट ज्यादा रखेगा अपनी और एक्सपेंडिचर कम कर देगा, ठीक है। और जब भी बजट डेफिसिट में बनाएगा तो डेफिसिट बजट तब बनाता है जब डिफ्लेशनरी प्रेशर होते हैं, मतलब कि बजट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू रिसिप्ट्स। So this is the answer of the question that how government budget helps in stability in an economy. किसी भी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी की सिचुएशन कैसे मेंटेन करता है गवर्नमेंट बजट? अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वो सरप्लस बजट बनाएगा और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो वो डेफिसिट बजट बनाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब डेफिसिट बजट अगर हो रहा है तो डेफिसिट बजट को फाइनेंस करना पड़ेगा। भाई एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कहीं से तो आमदनी बढ़ाएगी, या तो गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा बढ़ाएगी अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए, लेकिन वो तो बढ़ा ही नहीं सकती क्योंकि डिफ्लेशन प्रेशर चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से उस बजट को फाइनेंस कराना पड़ेगा। फाइनेंस कराने के लिए या तो वो बोरोइंग्स करेंगे, तो इंटरनल बोरोइंग्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट से बोरो करेंगे, या फिर वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स करेंगे, या वो पब्लिक डिपॉजिट्स पब्लिक से बोरो करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू, या फिर अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज जो एक एक्सेप्शनल पीएसयूज का सेल डिसइन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, ये भी है कि डिसइन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और वरना जो बिल्कुल मोस्ट एक्सेप्शनल एक होता है कि इशू ऑफ न्यू करेंसी विदाउट कीपिंग एडिक्वेट रिजर्व्स। बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल होता है जिसके लिए किसी भी कंट्री को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पास करके ही वो ऐसा कर सकते हैं। जनरली दिस इज नॉट डन, ठीक है। बोरोइंग्स कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं ताकि लोग खरीदे तो गवर्नमेंट के पास फंड्स आए। ये सब तरीके हैं इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के। अब ये डेफिसिट रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कर दी, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या रहेगा इसका? रिवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन ये रहेगा दैट देयर आर मोर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन,
और मेंटेनेंस विच शुड बी डिक्रीज्ड। और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट को अपने रिसिप्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब टैक्स रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो गवर्नमेंट खर्चे कम करे, सब्सिडीज कम करे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कम करे, मेंटेनेंस एक्सपेंस कम करे, या अगर वो सब नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट बढ़ाए, लोगों से फाइन बढ़ाए। इफ यू रिमेम्बर, एक टाइम ऐसा आया था कोविड के समय पे, जब मास्क ना पहनने के 2-3 हजार रुपए के चालान थे। क्यों किया था गवर्नमेंट ने? नॉन टैक्स रेवेन्यू था और रेवेन्यू रिसिप्ट थी गवर्नमेंट के लिए वो, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर खर्चे ज्यादा आ गए थे। तो ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। फिर हाँ, तो हो सकता है बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप बोरोइंग्स को रीपे करो, मतलब कोई भी तरीके निकालने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमारा टोटल बजट एक्सपेंडिचर है, माइनस बजट रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरोइंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे टोटल बजट एक्सपेंडिचर है उसमें से सारी बजट रिसिप्ट्स माइनस कर दो। तो ये हमारे, और बजट रिसिप्ट्स में बोरोइंग्स को छोड़ दो, तो बोरोइंग्स को छोड़ के जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेट ऑफ बोरोइंग्स का मतलब हुआ बोरोइंग्स छोड़ के माइनस बोरोइंग्स, ठीक है। तो हम कहते हैं बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट्स, नेट ऑफ बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, कि हमें कितनी बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि रेवेन्यू डेफिसिट होगा ही होगा? फिस्कल डेफिसिट मींस देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट? नो। हो सकता है रेवेन्यू डेफिसिट ना हो लेकिन फिस्कल डेफिसिट हो। तो न्यूमेरिकली फॉर्मूला वाइज हम इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। फिर प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट हमारी टोटल बोरोइंग्स बता रहा है इंक्लूजिंग इंटरेस्ट। तो फिस्कल डेफिसिट टोटल लायबिलिटी बता रहा है कि कितनी है, उस टोटल लायबिलिटी में से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्राइमरी डेफिसिट। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट सिर्फ ये बता रहा है कि टोटल लायबिलिटी कितनी है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट ये बता रहा है कि फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो प्राइमरी डेफिसिट कितना है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट से कम हो। समझ में आया लॉजिक? नहीं आया? अच्छा चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। कैसे हो सकता है? वही तुम्हें, मैंने 100 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है लेकिन मेरे पास 90 रुपीज है, सिर्फ 10 रुपीज है जो अलग से borrow करने पड़े उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए। तो वो एक बात मुझे बताओ, वो जो 90 रुपीज का इंटरेस्ट है वो भी तो किसी बोरोइंग्स पर ही होगा ना? वो कहाँ गई? अरे तो बोरोइंग्स तो है, बोरोइंग्स तो है ना, तो फिर पहले की क्या होती हैं? पहले तो हम टोटल बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे नहीं होता। हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी टोटल बोरोइंग्स कितनी है, ऐसे नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। ये कभी भी नहीं होगा। ये जो फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग के लिए खाली टैक्स की वैल्यू की ओवरऑल बोरोइंग क्या जो प्राइमरी डेफिसिट में आपने बोरोइंग की है ये टोटल बोरोइंग है कि फिस्कल डेफिसिट में जो बोरोइंग्स हैं। और मेरे पास ना एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट का, वो समझा सकते हैं?
क्या है वो फॉर्मूला बताओ। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। अरे वो यही हो गया ना, इसी को एक्सपैंड कर लो, वो यही फॉर्मूला है। देखो टोटल एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स और माइनस बोरोइंग्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस बोरोइंग्स। अब इस फॉर्मूले को किसी भी फॉर्म में लिख लो, बात तो ओवरऑल वही है ना। ठीक है, समझ में आया? ये आपका ओवरऑल गवर्नमेंट बजट है। दैट्स इट। थैंक यू, थैंक यू और good luck to all of you. Share, subscribe the channel and press the notification button. पर notification button को press करना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फिर मैं जो आगे वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना भी इसीलिए जरूरी होता है कि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो मुझे भी चाहिए ना कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम वीडियो देखोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कैसे दूंगी, है ना। तो इसलिए कमेंट भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है। और नोटिफिकेशन वाला बेल बटन भी प्रेस करो। थैंक